नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि फोर्स किस तरह से मोशन में चेंज ला रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें मेथड देता है किस तरीके से हम फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज एफ इज इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स के इक्वल होगा। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली उसी समय पहले ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगाता है। ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, यानी कि जितना फोर्स ए ने लगाया बी ने भी उतना ही लगाया, लेकिन अगर ए फॉरवर्ड की तरफ लगा रहा है तो बी बैकवर्ड की तरफ लगा रहा है। मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। ये जो दो फोर्सेस होंगे ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करते हैं, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट करते। एक ऑब्जेक्ट खुद पे ही फोर्स लगा के खुद को ही पुश बैक नहीं कर सकता, हमेशा ये फोर्स दो अदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल का गेम अगर हम देखें तो दो प्लेयर्स जब किक करना चाहते हैं एक बॉल को ग्रेटर फोर्स के साथ, तो कई बार प्लेयर्स आपस में हिट कर लेते हैं, कोलाइड हो जाते हैं और दोनों ही हर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फोर्स दोनों ही लगा रहे थे वो सेम मैग्नीट्यूड से, सेम फोर्स से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में लगा रहे थे, यानी कि ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। एक को हम एक्शन बोल सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। हम दो स्प्रिंग्स लेते हैं ए और बी। बी स्प्रिंग को हम एक रिजिड स्ट्रक्चर पे फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वॉल पे, दीवार पे हम बी को फिक्स कर देते हैं। अब ए और बी दोनों ज्वाइंट है। हम जैसे ही ए पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ए को खींचते हैं, तो हम देखेंगे कि जो रीडिंग आती है फोर्स की दोनों ही स्प्रिंग्स में, ए और बी में, दोनों में सेम रीडिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जो मैग्नीट्यूड था फोर्स का वो इक्वल है एक्शन में भी और रिएक्शन में भी। इनमें से किसी को भी हम एक्शन, ए को मान लो एक्शन माने तो बी रिएक्शन दे रहा है, बी का एक्शन मानेंगे तो ए रिएक्शन दे रहा है। सो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों अपोजिट हैं डायरेक्शंस में। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि जो फोर्स हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे ही एक्ट करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट करेगा। यहाँ से हमें थर्ड लॉ की एक और टर्म मिलती है, दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल in magnitude and opposite in direction. Now let's suppose कि अगर हम रेस्ट पर हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं और हम वॉक करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम? कंसीडरिंग दी सेकेंड लॉ हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या हमारी मसल्स फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं मोशन के लिए? नहीं, हम एक्चुअल में रोड पर फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड एंड बिलो, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। बैकवर्ड बिलो जब हम फोर्स लगाते हैं रोड पे तो वो सिमिलर फोर्स एक्सर्ट करता है हम पे। सो हम बैकवर्ड लगा रहे हैं तो वो किस तरफ एक्सर्ट करेगा? फॉरवर्ड की तरफ। सो वो हमारे फीट को फॉरवर्ड पुश देता है जिसकी वजह से हम वॉक कर पाते हैं। नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन सेम हो दोनों ही केसेस में। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट जो एक्सेलरेशन दोनों फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इक्वल नहीं होंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गन। एक गन का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे बुलेट फायर हो रही है। सो जब गन से बुलेट फायर होती है, सो जो फोर्स गन ने बुलेट पर लगाया है उतना ही फोर्स बुलेट भी गन पर लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बुलेट फॉरवर्ड जा रही है तो गन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड, पीछे की तरफ। हम देखते हैं जब बंदूक चलाते हैं तो अचानक से बंदूक पीछे की तरफ जाती है, हमारा शोल्डर भी पीछे की तरफ जाता है साथ में। सो जो ये फोर्स तो लग रहा है, अब बुलेट तो उतनी ही एक्सेलरेट नहीं होती जितना हमारा शोल्डर गन एक्सेलरेट होती है। सो बुलेट ज़्यादा एक्सेलरेट होती है इन कंपैरिजन टू गन। इसका रीज़न क्या है कि बुलेट का मास बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ गन। सो गन का मास ज़्यादा है इसीलिए उसका एक्सेलरेशन कम है, बुलेट का मास कम है इसीलिए उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ऑल्दो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का दोनों में ही सेम है।
सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इशू को। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट। एक बोट है, अब ये जो बोट है ये बंधी हुई नहीं है रस्सी से, आदमी ने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। सो जैसे ही मैन आगे की तरफ जंप करता है, वो आगे की तरफ फोर्स लगाता है, इक्वल फोर्स एक्सर्ट होता है पीछे की तरफ। तो आदमी जैसे जंप करेगा बोट से, बोट किस तरफ जाएगी? पीछे की तरफ। इसका रीज़न क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए जब मैन आगे की तरफ जा रहा है तो बोट पीछे की तरफ जा रही है। ना हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम सपोज करते हैं कि दो बॉल है हमारे पास ए और बी, दोनों बॉल स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। नाउ ए बॉल का मास है एम ए, बी बॉल का मास है एम बी। इनिशियल वेलोसिटी हम लेके चलते हैं यू ए है ए बॉल की और यू बी है बी बॉल की। सो अब हम कंसीडर करते हैं कि यू ए की जो स्पीड, यू ए जो है वो ग्रेटर है यू बी से, यानी कि ए बॉल की स्पीड ज़्यादा है बी बॉल से। तो अगर ए की ज़्यादा होगी तो वो बी से टकराएगी। टकराने के बाद जो फोर्स एग्जिस्ट किया है टकराते वक्त ए ने बी पे, वो हो जाएगा एफ ए बी, और जो बी ने किया है फिर अपोजिट फोर्स ए पे, वो हो जाएगा एफ बी ए। देन हम कहते हैं कि जब ये एक बार टकरा जाती हैं तो उसके बाद इनकी वेलोसिटीज़ हो जाती है वी ए एंड वी बी। ए बॉल के लिए हो जाएगी वी ए, बी बॉल के हो जाएगी वी बी। सो यहाँ से हम कहेंगे जो मोमेंटम होगा ए बॉल का कोलिजन से पहले, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो कोलिजन से पहले ए बॉल के लिए मोमेंटम कितना था? एम ए यू ए, क्योंकि यू ए उसकी वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी ए। सो मोमेंटम तब क्या हो जाएगा? एम ए वी ए। सो मोमेंटम यहाँ से निकाले तो मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा यहाँ पे? चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वो हो जाएगा कोलिजन से पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए बाय में टी कोलिजन के टाइम पे। और अगर हम सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल बी के लिए निकालें ड्यूरिंग द कोलिजन, सो कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी थी? यू बी, और बाद में कितनी थी? वी बी। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वी बी माइनस यू बी, ये तो हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू एम। और अगर हम निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो वो हो जाएगा डिवाइड बाय टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी आ गया एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बाई टी। अब हमें पता है ये किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉल विल बी इक्वल टू एफ ए बी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी बॉल विल बी इक्वल टू एफ बी ए। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम देखें तो वो कहेगा कि फोर्स जो है दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है यानी कि दोनों फोर्स इक्वल होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन है तो हम आगे नेगेटिव साइन ले लेंगे। सो एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एफ ए बी की और एफ बी ए की, और जो टाइम है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए एंड विल बी इक्वल टू माइनस एम बी वी बी, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा एम बी यू बी। सो माइनस वालों को एक तरफ ले लेते हैं, प्लस वालों को एक तरफ ले लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी जो कि लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? टोटल मोमेंटम है ए और बी बॉल का बिफोर कोलिजन, और राइट हैंड साइड में एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी हमारे पास क्या है? टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन ऑफ ए एंड बी बॉल। सो बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम इक्वल है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो
ज़ीरो हुआ बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन, यानी कि दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम है वो अनचेंज्ड है, इक्वल है इवन आफ्टर द कोलिशन। ये प्रूव करता है हमारे थर्ड लॉ को, दैट द सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिशन। अब प्रोवाइडेड रिजल्ट मतलब कि कंडीशन क्या है एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए, कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। जो वेलोसिटीज़ थी बॉल्स की उनकी वजह से ही उनका कोलिजन हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है, दोनों मोमेंटम्स जो इक्वल आए हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही बाद में है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अनदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड एंड कंजर्व्ड बाय द कोलिशन।